हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली एंड आई एम एट अ न्यू प्लेस टुडे विद अ न्यू टॉपिक। ठीक है, राइट। रीजनिंग और मैथ्स, मैंने हमेशा बोला है आपके पास में अगर 2015 की अगर मैं बात ना करूं, 2015 में जो आर एस प्री का एग्जाम हुआ था उसकी मैं बात ना करूं, तो 15 से 20 क्वेश्चंस, अल्टीमेटली 20 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस आपके प्री में आते हैं। 2015 में 25 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, वो एक्सेप्शन था। 25 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 15 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही आपके लिए पढ़ना जरूरी है। मैं दो वीडियोस लेकर आऊंगी। आज अपन रीजनिंग की बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 2023 में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उनकी बात करने वाली हूँ। एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं क्वेश्चंस और बहुत ईजी होते हैं। आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है, शब्दों को समझना है और आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकली कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई न्यूज आई थी उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक में से एज इट इज क्वेश्चन उठा सकते हो, टॉपिक उठा सकते हो और वो क्वेश्चन आपके आ गया। ऐसा नहीं है। फैक्ट्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके अंदर तो करंट अफेयर्स और फैक्ट्स में से क्वेश्चंस आएंगे, आपके कोर टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, आपका कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। ये मैनेजेबल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा अटेंशन देके भी। ठीक है, तो आज वो प्रैक्टिस और अटेंशन की अपन बात कर रहे हैं, वो अपन शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसी साल 2026 में जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको बिना मॉक क्वेश्चंस के अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिना मॉक क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मैंने हमेशा बताया है आपको, एग्जाम दिखता कैसा है, एग्जाम होता कैसा है, किस तरह के ऑप्शंस आते हैं, किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं, क्या मार्जिन ऑफ एरर में रख सकता हूं या रख सकती हूँ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट में, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये आएगा आपको प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करके, यानी कि टेस्ट करके मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आर एस ओनली के ऊपर अनलिमिटेड टेस्ट अवेलेबल हैं जस्ट फॉर 399 रुपीज, आपके फोकस को रखते हुए, प्री के फोकस को रखते हुए। ठीक है, तो अगर सिर्फ प्री की बात करनी है तो 399 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट हैं। 12 महीने तक खूब सॉल्व करो। मैं कहती हूँ रोज का एक टेस्ट सॉल्व करो और एनालाइज करो कहाँ कौन से टॉपिक्स में गलती कर रहे हो। इससे एक और चीज में हेल्प मिल जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी तो जानोगे ना। ऐसे थोड़ी ना मतलब किताब खोल के रटने बैठ जाओगे, क्योंकि फिर तो हो गया, राइट। तो प्री के लिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो प्री और मेंस दोनों ही प्रैक्टिस करनी है, मेरी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, मुझे तो पूरा का पूरा एक बार में ही करना है, 799 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट प्री और मेंस के सब्जेक्ट वाइज भी हैं और मिक्स टेस्ट भी हैं। ठीक है, इनके सोल्यूशंस, इनके आंसर्स, इनके सोर्सेज सब कुछ आपको दिए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई इसका आंसर कौन देगा, मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो अपने 2023 में रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल जाएंगे बहुत आसानी से। आप और पीछे के एग्जाम्स को कंसिडर करना चाहते हो, या फिर आपके पास में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मैम आरएस के XYZ टेस्ट में, XYZ प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर ऐसा है जो मेरे को नहीं समझ में आया, इसका सोल्यूशन मुझे नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट्स में लिख दोगे, मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूंगी। उसके लिए अपन अलग से बात कर लेंगे और उसके जैसे और क्वेश्चंस को भी मैं ले आऊंगी। ठीक है, आज अपन स्टैंडर्ड 2023 में क्या क्वेश्चन आया था, 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था 2023 का, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे साथ में रहना, कुछ नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं एड्रेस करूंगी। मेरे को 24 48 आवर्स के आसपास कमेंट्स पढ़ने का मेरा विंडो रहता है। आई विल रीड दैट और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगी, जब भी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लाएंगे अपन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स 1 and 2, यानी कि मैंने एक बात कह दी और उस बात के बाद में मैंने दो स्टेटमेंट्स, दो सेंटेंसेस आपको दे दिए। आपको पता करना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कौन सा आर्ग्यूमेंट इस एक स्टेटमेंट को अग्री करता है, इस एक स्टेटमेंट से एक तरह से मतलब सेम निकाल रहा है। ठीक है ना, कि मैंने कोई बात कह दी कि हाँ यार ये वाली बात सही है, ये कौन सा स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करता है वो निकालना है। स्टेटमेंट है, शुड ऑल डीजल इंजिन्स बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजिन्स इन ट्रेन्स। क्या हमें सभी डीजल इंजिन्स को हटा के ट्रेनों में इलेक्ट्रिक इंजिन्स को लगा देना चाहिए? ये सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, टेक्निकली क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, बीइंग एन इंग्लिश टीचर इट डजंट स्किप मी, बट ठीक है, ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट है। अब इसके बाद में दो आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट या तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे या इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे, हमें इस बारे में ध्यान देना है। स्टेटमेंट 1 है, यस डीजल इंजिन कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, जो कि सच है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ही नहीं, अदरवाइज भी अपन को देखना है कि इस बात में सच्चाई कितनी है। ठीक है, तो सही बात है, डीजल इंजन से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। डीजल से बेटर पेट्रोल होता है, पेट्रोल से बेटर सीएनजी होता है, उससे भी बेटर तो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। यही तो है, इतने साल हो गए इसी बारे में बात कर रहे हैं सब। पोल्यूशन कम करना है, आपका जो व्हीकल एयर एमिशन है, व्हीकुलर एमिशन है
उसको कम करना है तो ऐसा तो है नहीं कि लोग गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे, तो लोगों को ऑल्टरनेटिव दे दो। ऑल्टरनेटिव क्या दोगे? इलेक्ट्रिक इंजन का, इलेक्ट्रिक कार्स का, वो चीज है। तो हाँ, डीजल इंजन जो हैं पोल्यूशन करते हैं, ये बात सच है। तो हमारे पास में नीदर वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, या तो ये हमारा आंसर हो सकता है, या फिर ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, या हमारा ये आंसर हो सकता है। स्टेटमेंट 2 के बिना अपन को आंसर नहीं मिलेगा, पर 50% अपन आंसर तक पहुंच गए। ठीक है। नो, इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इवन द डोमेस्टिक नीड्स। अब मान लेते हैं कि आपको इस पॉइंट की जानकारी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं मानती हूँ कि भाई मेरे को तो नहीं पता इंडिया कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कितने टन्स में, कितने पता नहीं कितना ओम्स में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, कुछ कोई अंदाजा नहीं है। आप भी वैसे ही हो, पर क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, लॉजिक से कर सकते हैं। पिछले 2 साल से, इनफैक्ट पिछले 2 से 2.5 साल से बांग्लादेश के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वहां रेवोल्यूशन हो गया, इंडिया के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो एक न्यूज बहुत ज्यादा बीच में आई थी। वो न्यूज कहती, एंटरटेनमेंट के पर्पज से पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा, करंट अफेयर्स की तैयारी से करोगे तो भी पता चल जाएगा। न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि अडानी पावर का बिल बांग्लादेश नहीं चुका रहा। अडानी पावर इंडियन है, ऐसा तो है नहीं कि वो नेपाल में बिजली बना रहा है और बांग्लादेश को बेच रहा है और इंडियन बिजनेसमैन है, ऐसा तो नहीं हो रहा। यानी कि एक इंडियन बिजनेसमैन, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, एक इंडियन बिजनेसमैन बिजली बना रहा है और इतनी बना रहा है कि एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमारी डोमेस्टिक नीड्स तो इसका मतलब फुलफिल हो रही हैं। अब वो डोमेस्टिक नीड्स आप कोयले से बिजली बना रहे हो, पानी से बना रहे हो, सूरज से बना रहे हो, विंड से बना रहे हो, टाइड से बना रहे हो, हाइब्रिड स्टेशंस हैं, उससे मतलब नहीं है, पर बिजली तो बन रही है। यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो तो फुलफिल हो रही हैं। इनफैक्ट अगर ये न्यूज भी नहीं पता कि मैम इतना लॉन्ग शॉट मारना है, वैसे तो मार सकते हो इतना लॉन्ग शॉट, इतना इजी क्वेश्चन आता है, नहीं मारना है तो मैं बताती हूँ एक और तरीका। भारत सरकार बहुत सारी ट्रेन को ऑलरेडी इलेक्ट्रिक इंजन दे चुकी है। बहुत गिनती की कुछ ट्रेन हैं जिनके ऊपर डीजल इंजन या फिर कोल इंजन चल रहा है। आई थिंक कोल इंजन तो शायद चल ही नहीं रहा है, डीजल इंजन की कुछ एक ट्रेन हैं जो चल रही हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन। अदरवाइज लगभग सभी ट्रेन हो गई है इलेक्ट्रिक इंजन, हो गई ना? ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये गलत है। हमारे पास पर्याप्त बिजली है, हमारी जरूरतें भी पूरी होती हैं, बची हुई बिजली हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसके अलावा हमने अपने ट्रेन सिस्टम्स को इलेक्ट्रीफाई भी कर लिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बोथ तो नहीं होगा, आंसर आपका आ गया। नाउ इतना टाइम नहीं लगाना है आपको एक क्वेश्चन पे, मैक्सिमम आपको 1.5 से 1.25 मिनट लगाने हैं इस तरीके के क्वेश्चंस पे। अगर ये भी तभी मिलेगा जब आपके अदरवाइज जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं या जो कोर सब्जेक्ट्स के हैं, जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, अगर वो आपने ढंग से करे हुए हैं तो ठीक है। पर ये इजी है, 100% सही होने वाला एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 assumptions 1 and 2, सेम चीज हो रही है। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग assumptions and decide which of the statements assumptions is or are implicit in the given statement। implicit का मतलब क्या होता है? हम मान लेते हैं कि ये उससे जुड़ी हुई बात है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रिवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 21 का इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यार ये इसी बारे में बात हो रही है, इसलिए हम इसको जोड़ के देखते हैं। स्टेटमेंट है आपका, इफ इट डज नॉट रेन थ्रू आउट दिस मंथ मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वुड बी इन ट्रबल दिस ईयर। क्वेश्चन क्या है? इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती इस महीने तो ज्यादातर फार्मर्स परेशानी में चले जाएंगे इस वर्ष। सेंटेंस का मतलब ये है। assumptions देखते हैं। पहला है टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, ऑब्वियस सी बात है, वरना फार्मर्स क्यों परेशानी में चले जाते। ठीक है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर जनरली डिपेंडेंट ऑन रेन, ये मोस्ट आता है यहाँ पे, यानी कि ज्यादातर किसान अगर परेशानी में चले जा रहे हैं क्योंकि इस महीने बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर हैं। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं पहुंची हुई हैं, आर्टिफिशियल पानी की सप्लाई नहीं है, तो नेचुरली तो रेन पे डिपेंडेंट है ज्यादातर। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। इस बार जल्दी आ गया ना? राइट, लॉजिकली जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 conclusions 1 and 2, you have to assume everything in the statement to be true, then consider the 2 conclusions and decide which one of them logically follows। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट को आपको पत्थर की लकीर मान के सही करके चलना है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो तो परफेक्ट है, वो तो बिल्कुल सच है। इसके बाद में जो 2 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं वो बेस्ट कौन सा सूट करता है उस स्टेटमेंट को, वो अपन को मानना है, वो अपन को निकालना है। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट है, आफ्टर ज्वाइनिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टोल्ड द पीपल ऑफ सिटी ए that my first and foremost task is to beautify this city like Indore। Joining के बाद में
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर ए के लोगों को बोला कि मेरा पहला सबसे जरूरी काम यही है कि मैं इस शहर को सुंदर कर दूं जैसे इंदौर है, ठीक है, लाइक इंदौर, जैसे इंदौर है। ओके, कंक्लूजन्स में पहला है द पीपल ऑफ सिटी ए आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द सिटी। ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है, नोबडी केयर्स, भाई मेरा शहर सुंदर है या नहीं है इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही है, राइट? तो इसको अपन होल्ड करके चलेंगे। नेक्स्ट, द कमिश्नर हैज वर्कड इन इंदौर एंड हैज गुड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटिफाइंग सिटीज। कमिश्नर ने ये नहीं बोला जैसे मैंने इंदौर को सुंदर कर दिया, कमिश्नर ने क्या बोला, जैसे इंदौर सुंदर है। तो इसका मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि कमिश्नर ने इंदौर में काम किया हुआ है और उसको एक्सपीरियंस है ब्यूटीफाई करने का, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये दोनों ही कंक्लूजन्स इस स्टेटमेंट को टेक्निकली नहीं फॉलो करते, लॉजिकली नहीं फॉलो करते। इजी, इस स्टेटमेंट को अपन को ग्राउंड मानना है और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन्स को फिट करके देखना है कि क्या बात बोली गई है ऐसी, यही आंसर है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ओके, यहां से अब टिपिकल एलआर स्टार्ट हो रहा है, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है यहाँ से टिपिकल एलआर स्टार्ट हो रहा है। मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने एलआर की और डीआईडीएस इनकी बुक्स बताई है, मैथ्स की बुक्स बताई है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको एक लॉजिकल रीजनिंग की पतली सी अलग से बुक बताई है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस आप उस बुक से कर सकते हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल सा है, वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अबॉन्डनमेंट इज रिटन एज दिस एंड एस्टैब्लिश इज रिटन एज दिस। सिंपल सी बात है, एक ऐसी कोड लैंग्वेज की दो जासूस हैं, वो बातें कर रहे हैं और उनको दो शब्द लिखने हैं, अबॉन्डनमेंट और एस्टेब्लिश। बाय द वे ये अबैंडनमेंट नहीं है क्योंकि इसकी स्पेलिंग ऐसी नहीं है, हो जाता है एग्जाम में, बट आपको अदरवाइज टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। अबॉन्डनमेंट को ऐसे लिखा गया है और एस्टेब्लिश्ड को उन दोनों जासूसों ने अपनी बातों में ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उनकी जासूसी वाली जो कोड लैंग्वेज है उसमें जर्मिनेशन वर्ड को वो कैसे लिखेंगे। नाउ अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तो ट्रायल एंड एरर लगाते लगाते घंटों निकल जाएंगे और एग्जाम सॉल्व नहीं होगा। अगर नहीं सॉल्व किया हुआ है और दिखते ही आंसर नहीं पता चल रहा है तो क्वेश्चन छूटेगा। आपने 1.33 मार्क्स बहुत बड़े रिस्क में डाल दिए और इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए आपको सिलेबस में से टॉपिक निकालना पड़ेगा, कोर सब्जेक्ट्स में से, जो कि मेरा पर्सनली मानना है कि डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। अबॉन्डनमेंट को ऐसे लिखा हुआ है, अब इसमें ना ट्रिक लगाते हैं, ABONDONMENT। अब अपन को ये वर्ड्स एज इट इज ढूंढने हैं। ए कहाँ है, इस पोजीशन पे है, बी कहाँ है, इस पोजीशन पे है, OND यानी कि पहले के जो 5 वर्ड्स हैं, सॉरी 5 लेटर्स हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं। तो ABONDONMENT, ये जो 5 हैं इन्होंने अपनी जगह ट्विस्ट कर ली। वो सेम चीज मैं देख सकती हूँ TNEMN, यानी कि इन 5 ने भी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। और फिक्स किस चीज की जगह है, ओ की, ओ फिक्स है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कंक्लूजन पे सही पहुंची हूं या नहीं, इसलिए मैं इस दूसरे वर्ड को भी चेक कर लूंगी, इसके लेटर्स की पोजीशन पे अपन चेक कर लेंगे। देखें, ESTABLISHED एस्टेब्लिश्ड है, तो ESTAB एक्सचेंज हो गए, ISHED एक्सचेंज हो गए, L बीच में रह गया एज इट इज अपनी जगह पे। यानी कि इन दो वर्ड्स में अगर इन्होंने कोड फॉर्मेट ये फॉलो किया है तो सिंपल सी बात है जर्मिनेशन में भी कोड फॉर्मेट यही फॉलो करेंगे। तो जर्मिनेशन की स्पेलिंग लिखेंगे GERMINATION, ओके। और जर्मिनेशन में बीच में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, N बीच में रहेगा, तो 1 2 3 4 5, 5 में N बीच में है, ओके। और GERMI, तो IMREG ये सही है, IMREG ये भी सही है, ओके। NOITA ये गलत हो गया, NOITA आंसर आपका 4 आ गया, ठीक है। मैम आपने तो सॉल्व करके देखा हुआ है इसलिए आपसे इतनी जल्दी हो गया, हाँ भी और ना भी, ठीक है, हाँ भी और ना भी, बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ। ये चीज जितनी सॉल्व करोगे उतना स्ट्राइक करेगा कि किस किस तरीके से लेटर्स की प्लेसमेंट के साथ में गेम खेला जाता है, आप आराम से निकाल सकते हो, ओके। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आया हुआ है आपके सामने है। अ फैमिली हैज 8 मेंबर्स, E इज द मदर ऑफ, ओके।
ये है ब्लड रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस के क्वेश्चंस। बहुत इजी, आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर्स लिखने हैं, आपको सिंबल्स यूज करने हैं, एरो लगाने हैं और आंसर आ जाता है। मैं आपके सामने करके दिखाऊं, ठीक है। E इज द मदर ऑफ F एंड G इज F एंड G, ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप है। E इज द मदर ऑफ F, यानी कि E क्या है, फीमेल है, महिला है। माता कौन होती है, महिला होती है, राइट। E इज द मदर ऑफ F एंड G, और E क्या है, फीमेल है, ये फीमेल का साइन होता है, ओके। A इज द सन इन लॉ ऑफ E, तो A क्या है, सन इन लॉ है, सॉरी सन इन लॉ का साइन, तो लॉ का मतलब, सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि ये पुरुष है, ये पुरुषों का साइन हो गया, और ये अलग है। ये क्या है, भाई बहन है। मदर ऑफ F एंड G, तो ये क्या है, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है। तो इनको अपन एक जगह एक लाइन से सेट करके बताएंगे कि जो सिंगल ब्लड रिलेशन है वो अपन ने एक लाइन से बताया। इनमें अगर अपन की कोई हस्बैंड वाइफ की बात होगी या किसी बाहर के रिलेशन की बात होगी तो उनको अपन डबल लाइन से डिनोट कर देंगे और अपन को आइडिया लग जाएगा कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं। A is the son-in-law of E, okay. C is the daughter of G. G की डॉटर है C, तो C क्या है, फीमेल हो गई, राइट। C is the daughter of G. D is the maternal grandfather of C, तो C के maternal grandfather कौन है, D, यानी कि D और E क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हो गए। भाई अगर ये दादी जी हो जाएंगी तो, सॉरी नानी जी हो जाएंगी, तो ये नाना जी हो जाएंगे ना। मैटरनल कौन होते हैं, माँ की तरफ के, और ग्रैंडफादर कौन होते हैं, आपके तीसरी सीढ़ी, ठीक है। तो वो क्या है, नाना जी नानी जी हो गए आपके। डी हैज वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है। तो अब डी में एक बेटा है और एक बेटी है, यानी कि ये जो भाई बहन है ये टिपिकली भाई बहन ही है, ये दोनों भाई नहीं है, ये दोनों बहनें नहीं है, इनमें से एक महिला है और एक पुरुष है, ओके, राइट। H is the sister-in-law of G, तो H जरूर F का स्पाउस है, तो H is the sister-in-law of G, तो sister-in-law यानी कि भाभी हो गई, तो ये क्या हुए आपके भाई हो गए, मेल हो गए, और एक बेटा और एक बेटी है, तो अगर ये मेल है तो ये क्या है, फीमेल है। अभी तक इजी चल रहा है, राइट। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो मैंने दो लाइनों से डिनोट कर दिया है। H is the sister-in-law of G, तो G की sister-in-law हो जाएंगी H, ओके। B is the niece of F, F की niece जो है वो B है। niece का मतलब क्या होता है, भांजी, तो अब ये ननिहाल की बात हो रही है तो भांजी भतीजी इनकी बात करेंगे अपन, तो niece, अब इंग्लिश में यही बेस्ट है, इंग्लिश का यही फायदा है। हिंदी में ना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ता है, हिंदी में बेस्ट है नीस नेफ्यू, दोनों भाई भतीजे, भतीजे और भांजी दोनों के लिए आ जाएगा नीस, और भतीजा और भांजे के लिए नेफ्यू, ठीक है। उसी तरह से ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सब कुछ, दादा दादी नाना नानी एक जगह होते हैं, अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि मैटरनल है, वरना क्या ही फर्क पड़ रहा था। H इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ G हो गया, B इज द नीस ऑफ F हो गया, हाउ इज F रिलेटेड टू A, ठीक है। B इज द नीस ऑफ F, तो यानी कि नीस यानी कि फीमेल है, ओके। ये सन इन लॉ है, तो यानी कि ये अगर डॉटर इन लॉ है, ये सन इन लॉ है, तो ये दोनों भी मैरिड है, यानी कि A और G एक कपल है, और B और C जो हैं ये A और G की दोनों बेटियां हैं। F इनके अभी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, ये आपका थर्ड लेवल है, यानी कि आपके नाना नानी है, ये आपके पेरेंट्स के लेवल के हैं और ये आपके लेवल के हैं, ठीक है। ये हो गया हाउ इज F रिलेटेड टू A, तो F का और A का क्या रिलेशन हुआ, F का और A का क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों ब्रदर इन लॉ हैं। सी पहली बात तो दोनों मेल्स हैं और इन लॉ हो जाएंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, साढ़ू भाई बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये आपके ब्रदर इन लॉ, आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लगा है, वरना ये लिटरली 40 सेकंड्स में होने वाली चीज है। 40 सेकंड्स अगर यहाँ लगाओगे तो दूसरे क्वेश्चन में 40 सेकंड्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकेंगे, ओके। आंसर आ गया। नेक्स्ट, 7 persons P Q R S T U and V are sitting in a row, ठीक है, रो की बात हो रही है, यानी कि P Q R S T U V एक रो की बात हो रही है। चलो इसको सेट करते हैं। T and U have one person in between them, T और U के बीच में एक व्यक्ति है, ओके। V is immediate right to P, P के इमीडिएट राइट पे V है, तो P का राइट हैंड हो गया तो V हो गया, राइट। V is immediate right to P, okay. Q is immediate left of U, Q जो है वो U के immediate left में है, यानी कि T और U के बीच में Q है, ओके। U का immediate left हो गया ना, Q is immediate left of U, ठीक है। There is one person between S and P, तो या तो S यहां हो सकता है या फिर इधर जोड़ के S यहां हो सकता है, P और S के बीच में एक व्यक्ति की जगह है इसलिए।
S इज नॉट द नेबर ऑफ V, यानी कि S की जगह ये नहीं है, यही है, तो P और S के बीच में एक व्यक्ति आने वाला है। V एंड U हैव टू पर्सन्स बिटवीन देम, यानी कि V और U के बीच में दो लोग होने वाले हैं, तो S डैश फिर आएगा P V T Q एंड U। U और V के बीच में दो पर्सन्स आ गए, T और Q। यस, तो 1 2 3 4 5 6 P Q और S T U V। ओके, ठीक है, करें अपन 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो यानी कि यहाँ पर R आ जाएगा। यही लोग थे, यहाँ पर R बैठा सकते हैं अपन क्योंकि वही जगह बचती है। ओके, R is immediate left to P, देखो R immediate left to P आ जाएगा। Which person is sitting exactly in the middle? In the middle अपन के पास में ये तीनों हटा देंगे, V बैठा है in the middle अपन के पास में, V है, V का आंसर आ गया। गुड, इजी, लिटरली 2 ही स्टेप्स में आंसर आ गया। प्रैक्टिस करोगे आंसर आ जाएगा। Images of consonants of the capital English alphabets are observed in a mirror. What is the number of images of these which look like their original shapes? आपने कैपिटल में ABCD लिख ली पेपर पे और उसको शीशे के सामने रखोगे और शीशे में देखोगे उस पेपर को, तो कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो एज इट इज सही के सही नजर आ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो उल्टे हो जाएंगे। लेकिन इसमें ट्रिक है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। A B कैपिटल है, टिपिकल इंग्लिश कैपिटल, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। Y ऐसे नहीं लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में Y ऐसे नहीं लिखेंगे, Y अपन लिखेंगे जैसे किताबों में लिखा हुआ आता है, ठीक है, Y एंड Z। अब इसमें अपन को सिर्फ कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो हम किस किस को उड़ा सकते हैं, A E I O और U को उड़ा सकते हैं, ठीक है, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। बढ़िया, अब इनको अपन उल्टा लिखेंगे जैसा कि वो मिरर में नजर आएंगे, तो B ऐसा हो जाएगा, B कट गया, C ऐसा हो जाएगा, C कट गया, D ऐसा हो जाएगा, D कट गया, F ऐसा हो जाएगा, F कट गया, G ऐसा हो जाएगा, कट गया, H ऐसा का ऐसा रहेगा, H हमारे पास में रह जाएगा, J ऐसा हो जाएगा, कट गया, K ऐसा हो जाएगा, कट गया, L कट जाएगा, M ऐसा का ऐसा रहेगा, हम N को रख लेंगे, N ऐसा है तो N ऐसा हो जाएगा, कट गया, P नोप, Q नोप, R नोप, S नो, T ऐसा का ऐसा है, हमारे पास में T आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बढ़िया। V ऐसा का ऐसा है, हमारे पास में V रह जाएगा, W ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ओके। देन वी हैव X, बिल्कुल ऐसा का ऐसा X भी आ जाएगा, Y जैसा बुक्स में लिखते हैं वैसा का वैसा रह जाएगा, और Z हमारे पास में कट जाएगा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। वेरी केयरफुल, Y ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अगर आप बुक्स में कैपिटल लिखा हुआ देखोगे तो Y को ऐसा लिखते हैं, हम कैपिटल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और छोटा y ऐसे लिखा जाता है, आप लोग ऐसे लिखते होगे, मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये नहीं लिखना है कैपिटल के नाम पे। किताबों में कैपिटल कैसा होता है, ऐसा होता है, तो अगर इसको मिरर इमेज करोगे तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा ना, इसलिए आंसर 7 है। Next question, read the following statements carefully. According to Time magazine, S.S. Rajamouli has been named among the top pioneers of 2023, while Shah Rukh Khan has been named among the top icons of 2023. एक तो टॉप पायोनियर है और एक टॉप आइकॉन है, ये हमें स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 क्या है, द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है लीडर, फिर टाइटन, फिर पायनियर्स, फिर आर्टिस्ट, फिर आइकॉन्स एंड फिर इनोवेटर्स। हमारे पास में क्या क्या है, राजामौली क्या है, पायनियर, और शाहरुख खान क्या है, आइकॉन। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। हाँ ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, मतलब ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। आपका आंसर आ गया, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, यस। नेक्स्ट, ये ही क्वेश्चंस थे, इतने से ही क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस के लिए ना इतनी मारामारी हो रही थी कि पता नहीं रीजनिंग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ऐसा बहुत आसान है, ये चीज सच में आसान है। जस्ट बिकॉज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया तो मैम आपने तो 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करे हो गया, नहीं, ये सच में आसान है। मैंने आधे घंटे में लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भी बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिया,
लॉजिक भी बता दिया, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनका यही इतिहास रहा है, ऐसे ही आएंगे, यही मैंने बता दिया। आपके लिए आसान है कि आरएएस प्री में सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स और रीजनिंग को पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं जब यूपीएससी में अलग से सी सेट होता है 100 क्वेश्चंस का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूछते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, रोज के 15-20 क्वेश्चंस भी इस टाइप के सॉल्व करोगे आप, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो रीजनिंग मेरी तरफ से मैंने 2023 को कवर किया है। आप चाहते हो कि मैम और हमें कुछ क्वेश्चंस दिखाओ जो पहले आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लेंदी होते हैं, उनको मैं कैसे अवॉइड कर पाऊं, कैसे मैं मिस्टेक्स कम कर पाऊं, जो भी आपकी क्वेरी है मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना। एंड डू कंसिडर टेकिंग पासेस, अगर आप प्री एग्जाम दे रहे हो तो प्रैक्टिस करो उसको, मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एंड दीज पासेस आर एक्चुअली वेरी चीपली अवेलेबल। मार्केट में जाओगे, कहीं से कुछ कॉपी उठा के लाओगे कि इसमें 100 क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो 100 क्वेश्चन सही हो, ठीक है ना। उसका सोल्यूशन भी अलग से लेना पड़ेगा, क्या पता किसी में कोई मिस्टेक हो, चेक करने वाला कोई है नहीं है। वी हैव अ टीम ओवर हियर डेडिकेटेड जो इसी काम में लगी हुई है, ट्रेंड पढ़ने के काम में लगी हुई है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें उस टाइप की प्रैक्टिस बच्चों को करानी है। ओके, चलो आई सी यू इन सम नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर द सेशन।